हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस सिलेक्शन पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पांचवा सेशन लेकर आए हैं क्वेश्चंस का, जो आप हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ डेली 50 क्वेश्चंस की। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और ये आज 5th सेशन रहने वाला है हमारा। आज भी हम लोग रोज़ की तरह 50 क्वेश्चन बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस को करने में हम लोगों को, जैसा आप देख ही रहे हैं, 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो ये एक अच्छा साइन रहता है अगर आप इतने कम समय में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर हैं कौन कौन से। तो अर्ध स्वर आप सभी को पता है, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं हम। स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लुत और हृस्व, तीनों ही हैं। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है। जो और सो आपको पता है, संबंध दिखाने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा ये एक भाव होता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब ये होता है जो आपको लिंग पहचानने में दिक्कत करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डॉक्टर डॉक्टर तो डॉक्टर एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी हो सकता है, ठीक है। जबकि विद्वान का विदुषी होता है, गायक का गायिका होता है, अभिनेत्री का अभिनेता होता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह किया जाता है। अंतिम गति ले ले मतलब वाक्य खत्म हो जाए, खत्म होने पर पूर्णविराम लगाया जाता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ 11 लावा होते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। बच्चा गया, तो गया मतलब निकट भविष्य का है, सॉरी निकट भूत का है, तो इसे कैसे कैसे कहेंगे, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। मेज का क्या हो जाएगा, मेजें हो जाएगा। यही लगाकर बनाते हैं, स्त्रीलिंग अकारांत होती है अगर। पढ़ाया हुआ नियम है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पति की विशेषता एक प्रवासी शब्द बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रवासी। सीमा कुत्ते से डरती है, डर की बात जहाँ पर आती है वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से पुरुष एक ही है, स्त्री एक की बात हो रही है, मनुष्य एक की बात हो रही है, भीड़ ये समूह को प्रदर्शित कर रहा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शहद शब्द है, शहद तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। देखिए शहद आगत शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वनिता का प्रयोग, वनिता का मतलब स्त्री भी होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और एक ही टॉपिक है जो अभी तक मैंने क्लास में कवर नहीं कराया है। आज मैं आपको बहुत नॉर्मली इसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको इसको पूरी क्लास इस पर बनाकर दूंगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा क्लीव। अगला है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ध्यान देंगे, स्वयं सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग दिखने की बात हो रही है कि जब तक आप स्वयं को ठीक से, मतलब अच्छा कार्य अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा फल देखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है, आपने किसी से कहा कि जाइए ये काम कर लाइए, वो गया कर लाया, तो पता लगा आपके मन का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप वो काम नहीं करना चाहते थे, फिर भी आप जो है काम करेंगे उसको, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आप स्वयं से काम करते हैं, जब तब जाकर आपका जो उसको रिटर्न होता है वो अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर स्वयं वाला तो नहीं दे रखा है, क्योंकि सब कार्य करना कह रहा है, ये तो खैर नहीं इसमें कहावत में मिल रहा है, लेकिन बी ऑप्शन इसका नज़दीकी ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाएगा। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कह रहा है मरे बिना, तो मतलब मरना एक तरीके से क्या है, संकट में पड़ने की ही तो बात कर रहा है, ठीक है। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकलता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप असंभव काम को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारिश बन सर तही तथी, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया। देखिए ये पंक्तियां वहाँ की हैं जब सीता स्वयंवर चल रहा था।
उस समय की ये पंक्तियां हैं। तो उस समय पर कह रहा है कौन सा रस यहाँ होगा, तो इस पंक्तियों में आपको रौद्र रस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे, इसमें क्या कह रहा है, छंद बताइए। वैसे तो छंद के लिए मात्राएं होती हैं, और अगर ये पढ़ा हुआ नहीं होता तो इसमें मैं आपको मात्राएं लगाकर दिखाता, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत कॉमन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, और ये आपको पता ही होना चाहिए। दोहा है, जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, गन्ना होता है, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। ऐसे ही इंसान और इंसान के बीच में अगर गांठ पड़ गई है तो उनके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। तो एक साथ दो अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ चिपका हुआ है, इसका मतलब श्लेष अलंकार की बात करी जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द क्या होगा। जल थल होता है। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनल वात उरग आलय हो जाएगा। मंदिर मंदुरा का युग्म उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर का मतलब होता है देवालय मतलब पूजा घर, और मंदुरा होता है अश्वशाला। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगला है अब समास बताइए, भर पेट। पहला शब्द अगर अव्यय होता है तो समास क्या हो जाता है, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, जिन पर विकार उत्पन्न नहीं होता, भर का लिंग चेंज नहीं हो सकता। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका। अगर आपको याद होगा तो ये प्रश्न आज रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। दिनकर तद्भव नहीं है, तत्सम है। दिवाकर भी, प्रभाकर भी, सूरज। अलमारी शब्द किस विदेशी भाषा से लिया गया है। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आप उत्तर दीजिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही कि ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगर नहीं पता था तो राइट कर लीजिए, पता था तो लाइक कर दीजिए। रमणीय रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। श्रृंगार अशुद्ध है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ओके, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कीजिए। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा, अक्लमंद होंगे तो भविष्य तेज होगा। तेज जैसा कुछ नहीं होता, भविष्य उज्जवल होता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, आदर्शवादी होंगे तो उज्जवल होगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु। देखिए, विद्रोही अगर है तो शत्रु कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है बी पार्ट में प्रॉब्लम है। आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। हर एक लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे प्रत्येक कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तो यहाँ पर यही वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित होता है, जिसका नहीं होता है उसे विधवा कहते हैं, और जिसका जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, विदेह नहीं होता है। ओके, अगला है, 11 लावा हैं, इनको ठीक ठीक क्रम में लगाना है आपको। पढ़िए, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब आगे इनको सेट करना है। आखिर में लिखा है किनारे तक पहुंचाती है, तो किनारे तक पहुंचाती है, थपेड़े और भंवरों से बचाती हुई। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को बचाती हुई इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से। तो सबसे पहले आप लगाएंगे वाह, सबसे पहले आप लगाएंगे वाह, नौका रूपी पतवार को जो अपनी बुद्धिमता और त्यागमय से इस वह पतवार को गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से
इस नौका को, उसके बाद आप या लिखेंगे, थपेड़ों और भंवरों से, उसके बाद आप ला लिखेंगे और फिर आ जाएगा रा। तो वाह या ला रा, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, एक्चुअली मुझसे बार बार ये यहाँ पर वह छूट रहा था, जिसकी वजह से सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा था। चलिए आप लोग जल्दी कर सकते हैं तो करिए। पर्वत की तलहटी कहलाती है। तो पर्वत की अगर ऊपर की बात की जाएगी तो उसे अधित्यका कहते हैं, ठीक है, और नीचे की बात की जाएगी तो उसे उपत्यका कहते हैं। तो ये तलहटी की बात कर रहा है, उपत्यका की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक स्टेंजा पढ़ना है, सॉरी आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है जहाँ से आपको उत्तर निकालने हैं। सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी से भरे वक्तव्यों की खबरें महत्व देकर छपी होती हैं। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी तथा हादसों के समाचारों से अखबार भरे होते हैं। लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत तक ही रह गया है? क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे और आपसी मेलजोल का संदेश देती है। दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें सबसे ज़्यादा होती हैं? आपने अभी ऊपर पढ़ा है, राजनीति और अपराध की बात की जा रही है। अगला है, आदमियत कैसी अवधारणा है? भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने वाली, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं? तो ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें आपने ऊपर पढ़ा है, प्रांतीय में आ जाएगा। अगला है, दैनिक अखबार क्यों जरूरी है? दैनिक अखबार क्यों जरूरी है? भाषा सुधार के लिए, खबरों को जानने के लिए, साक्षरता के लिए, केवल मनोरंजन तथा विज्ञापन के लिए? क्या होना चाहिए इसका आंसर? खबरों को जानने के लिए। भाई अखबार क्यों पढ़ते हैं? खबर जानने के लिए पढ़ते हैं, एक सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है हमारा, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है? पैसा कमाने को, वोट डालने को, राजनीति और अपराध तक, झूठ और स्वार्थ तक? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या उत्तर देना चाहेंगे इसका? राजनीति और अपराध तक? जी हाँ, सही है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या उत्तर लगाएंगे? मिर्जापुर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा नहीं है? अशोक के फूल है, कुटज है, विजय वृत्त और विकास उनका नहीं है। अगला है, परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है, एकांकी है अंधेर नगरी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आई होप कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। लोगों के साथ चैनल को शेयर करिए। और अब इतना ही कहूँगा कि अगर आप डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैसे आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वरना आज हमने सोचा था एक संडे स्पेशल क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। 100 क्वेश्चंस की जीएस के क्वेश्चंस रखने का मन था, लेकिन कोई नहीं, अगले संडे से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक प्रश्न मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। आज एक पेपर हुआ है पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक पेपर हुआ है, सर्विस कमीशन का एक पेपर हुआ है। अगर आपने वो पेपर दिया है या नहीं दिया है, नो मैटर, दिया है तो कितना अटैम्प्ट किया है, और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में राइट करके आप हमें ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।